नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज चला रहा हूं। इसी सीरीज में मैं एक बार फिर से आपके लिए एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, पहले पार्ट में मैं चैप्टर नंबर 1 के कुछ भाग को कवर किया था और उसी में कुछ भाग छूट गया था, तो मैं आज उसी का पार्ट 2 बना रहा हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, जिस तरीके से पार्ट 1 को मैंने फिनिश किया था। तो चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, विविधता हमारी जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से हमारा चैप्टर छूटा हुआ था और यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर समीर एक और समीर दो दोस्त बने। ठीक दोस्तों, जैसे कि आपने ऊपर कहानी में देखा था, पिछले वीडियो में दो लड़के थे और दोनों का नाम समीर था, जिसमें से एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। दोनों दोस्त बने। ठीक वैसे ही आपको भी, आपकी भी सहेलियां, यहाँ पे दोस्तों लड़कियों की चर्चा की गई है, क्योंकि ये बुक जो है स्टार्टिंग में इस बुक में कह दिया गया था कि यहाँ पे लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि लड़के और लड़कियों को अलग ना समझा जाए। तो वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद अपने घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ा बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल की होंगी और ये सारी चीज़ें विविधता को दर्शाती हैं। आपको शायद इस तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं तथा भूतों को कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो लोग कहानी एवं कविताएं लिखते हैं वो वास्तविक जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं और उनको कल्पना करने की और अधिक ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखीं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जितनी भी लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं, हर एक की कहानियाँ अलग अलग हैं। अलग अलग क्षेत्र से निकल के आ रही कहानियाँ और अलग अलग लोगों के बारे में कहानियाँ निकली हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। तो देखो दोस्तों, किस तरीके का बाउंडेशन की बात की गई है। ये एक दोस्तों एक कहानी ही है। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर उन्हें एक सीमित क्षेत्र में कर दिया जाएगा, सीमित संसाधन मिलेंगे, तो उनके जो सोचने की, कल्पना करने की क्षमता है वो दोस्तों कम हो जाएगी और वो जो है उनमें भिन्नता नहीं रह जाएगी दोस्तों। वो जो है सब एक समान हो जाएंगे। भारत में विविधता। तो भारत में विविधता किस प्रकार की है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं और ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत विविधताओं का देश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन
गहराई से सोचो तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने जो ये देखा, जो पढ़ा, ये बिल्कुल सत्य है। हम विविधता को कैसे समझें? तो विविधता को कैसे समझें दोस्तों, उसको हम यहाँ पे आगे पढ़ कर के समझते हैं कि विविधता कैसे आई और किस तरीके से हम विविधता को समझेंगे। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, ये तब की कहानी है दोस्तों। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, क्या क्या कारण थे जिस वजह से लोग घर छोड़ते थे, या तो व्यापार की वजह से, या नए नए जगहों की खोज में, या भोजन की तलाश में दोस्तों, या अपने शहर को, गांव को या कस्बों को छोड़ देते थे और नए नए जगहों पर पहुंचते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे। यानी जब वो नए जगह पर जाते थे, वहाँ पे बसते थे, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन जिस तरीके से हुआ करता था, उस कल्चर को ये अपना लेते थे। और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह अपनी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। तो आप देख रहे हो दोस्तों, किस तरीके से जब एक आदमी दूसरे जगह पर जाता है और वहाँ की संस्कृति के साथ अपने संस्कृति को मिलाता है, तो वो मिश्रित संस्कृति बन जाती है। क्योंकि जब कहीं पर वो एक व्यक्ति जाता है और अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ वहाँ पर रहता है, फिर वहाँ के रीति रिवाजों के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, तो दोनों जगह के रीति रिवाजों को फॉलो करने लगता है दोस्तों, वो मानने लगता है। इस तरीके से वो अपनी संस्कृति को वहाँ के लोगों को बताता है और वहाँ की संस्कृति को खुद सीखता है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहासकार के कारण विविधता संपन्न हो गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। तो देखो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं। तो जो लोग दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान, जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, उसमें जब सामंजस्य बैठाते हैं, तो वो भी एक विविधता उत्पन्न करता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल दोस्तों, समुद्री इलाकों के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बहुत बड़ा फर्क नज़र आता है। आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को भी मिलता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। बिल्कुल, उनका काम करने का तरीका, रहने का तरीका, उनके कल्चर सब दोस्तों अलग मिलेंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग
बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है कि वो बाज़ार पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए यह जानने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है। तो बिल्कुल दोस्तों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो विविधता देखने को मिलती है वहाँ के भौगोलिक कारण से वहाँ पे बहुत असर पड़ता है दोस्तों। तो एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं, एक लद्दाख और एक केरल। तो दोस्तों, लद्दाख उत्तर में पड़ता है और केरल दक्षिण में पड़ता है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय यानी पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। तो दोस्तों, आओ देखते हैं हम यहाँ पे लद्दाख के बारे में। इस इमेज को देखो दोस्तों, इस इमेज में लद्दाख को दिखाया गया है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। तो देखो दोस्तों, ये जो क्षेत्र है लद्दाख का रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों। तो इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं दोस्तों, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं हम। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक सॉरी दोस्तों, आगे यहाँ से स्टार्ट होता है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों। तो देखो कहाँ पे है ये, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बसा है ये दोस्तों, पहाड़ियों इलाकों में बसा है और यह एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो देखो दोस्तों, दो कारण निकल के आते हैं कि यहाँ पर बारिश कम होती है और ये बर्फ़ से बहुत समय तक ढका रहता है। इस वजह से भी यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी के लिए पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। सॉरी दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत पढ़ दिया था। ये पीने के पानी के लिए चर्चा हो रही थी। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो देखो दोस्तों, कौन सा ऊन मिल रहा है इन्हों, पश्मीना ऊन मिल रहा है उन बकरियों से जो बकरी लद्दाख के लोगों द्वारा पाली जा रही है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी मिलती है। तो दोस्तों, जो पश्मीना शाल मिलती है वो लद्दाख में ही बनाई जाती है और ये बहुत गर्म होती है। और ये दोस्तों लद्दाख में बकरियों के बालों से बनाई जाती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि पश्मीना बकरी कश्मीर में ही पाई जाती हैं और उनके बालों से जो है पश्मीना शाल का निर्माण किया जाता है और ये लद्दाख क्षेत्र में ही किया जाता है दोस्तों। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ यानी दोस्तों चीज़ आप उसको कह सकते हो, जो पनीर होता है दोस्तों, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। तो ये भी देखो दोस्तों, यहाँ के लोग याक पालते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। तो देखो दोस्तों, ये रेगिस्तान ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो भी आते हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले,
कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे दोस्तों। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये रास्ता, और लद्दाख कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से जो है अलग है और किस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। आगे देखते हैं दोस्तों, लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचे थे। तो देखो दोस्तों कौन गए थे? बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचे थे दोस्तों? तिब्बत पहुँचे थे। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था दोस्तों। लगभग 400 साल पहले इस्लाम धर्म से यहाँ के लोगों का परिचय हुआ। आज यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ दोस्तों केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो ये भी देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो देखो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म और मुसलमान दोनों एक ही तरीके के नाटक खेलते हैं और एक ही तरीके के जो है खेल खेलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल और लद्दाख में जो भिन्नताएं हैं उसके बारे में जानेंगे, तभी हम लोग जान पाएंगे दोस्तों जब दोनों जगहों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने लद्दाख के बारे में आपको बताया, अब हम केरल के बारे में देखते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। तो देखो दोस्तों कहाँ पे ये स्थित है? दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ दोस्तों पहाड़ी है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों पर लौंग भी पाई जाती है इन पहाड़ियों पर, और इलायची। देखो दोस्तों 3 महत्वपूर्ण मसाले पाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग और इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक होता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जब ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसाले यहाँ पे पाए जाते हैं तो क्यों ना इम्पॉर्टेंट और क्यों ना महत्वपूर्ण हो जाए दोस्तों। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? अरबी और यहूदी व्यापारी जो थे वो केरल पहुँचे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ईसा मसीह के जो धर्मगुरु थे दोस्तों, धर्मदूत थे, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो देखो दोस्तों ये भी समय पता चलता है कि 2000 साल पहले यहाँ आए थे। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता दोस्तों एक यात्री था। तो इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। तो देखो दोस्तों इब्न बतूता कब आया था? 700 साल पहले आया था। 7 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। तो देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात इब्न बतूता कह रहा है अपने यात्रा वृतांत में, जो उसने लिखा कि यहाँ पे मुसलमानों को बहुत इज्जत मिलती है। और इब्न बतूता दोस्तों कब आया था? ये 700 साल पहले आया था। आगे देखते हैं वास्को डिगामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। तो समुद्री रास्ता जो है किसके द्वारा खोजा गया था? ये वास्को डिगामा द्वारा खोजा गया था दोस्तों। और आप जब भूगोल सब्जेक्ट पढ़ते हो, ज्योग्राफी में आपको ये बताया जाता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा का नाम आता है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज नाविक रास्तों की गई थी दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, समुद्री रास्ता जो है, समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा द्वारा की गई थी, ना कि भारत देश की खोज।
इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। इन सभी धर्मों का वहाँ पे पालन होता है दोस्तों। चीन के व्यापारी भी केरल आए। तो देखो दोस्तों, चीन के व्यापारी भी भारत आए हैं एवं मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वला कहते हैं दोस्तों। जो वहाँ के मछली पकड़ने की जाल हैं उसे चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। चीना चीना चट्टी कहते हैं दोस्तों। जिस बर्तन में मछलियों को उबाला जाता है या तला जाता है या कुछ और सामान तलने भूनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है और लद्दाख और केरल में किस प्रकार की भिन्नता पाई जा रही है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इमेज में एक देखो, ये केरल के प्रमुख खेल है दोस्तों। प्रमुख खेलों में से एक खेल है केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षक यह नाव प्रतियोगिता है दोस्तों, जिसे ओणम खेल के नाम से जानते हैं और ये केरल का एक प्रमुख खेलों या आप त्यौहार कह सकते हो उसमें से एक है। आगे देखते हैं, जहां केरल और लद्दाख के भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थितियां और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। बिल्कुल दोस्तों, जहां केरल में मसालों की खेती मसालों के लिए जाना जाता है, वहीं लद्दाख जो है दोस्तों ऊन के लिए जाना जाता है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। बिल्कुल दोस्तों, वो किसी भी क्षेत्र का इतिहास ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बहुत अच्छा रिश्ता और बहुत गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ही हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं उनके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता कैसे दोस्तों, इसको भी देखते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है कि भारत में जो विविधता या अनेकता है उसी को ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म यानी अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने जो हर तरीके से अलग थे, उनके धर्म भी अलग थे, भाषा भी अलग थी, क्षेत्र भी अलग थी, महिला और पुरुष सब ने जो है दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये सभी धर्म, सभी जाति के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग मिल कर के अगर ये इतना बड़ा संघर्ष नहीं किए होते तो शायद भारत आज़ाद नहीं हुआ होता। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने
दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। बिल्कुल दोस्तों, एक होकर के उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। ये दोस्तों एक कविता है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई के लिए ये कविता लिखी गई है दोस्तों। इसको भी आप पढ़ सकते हो वीडियो रोक करके। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पिक्चर है दोस्तों। आप इस इमेज को अच्छे से देखो। उस समय कुछ इस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया जाता रहा होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ऊपर जो गीत लिखा गया है दोस्तों, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस सांप्रदायिक निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। तो दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो जनरल डायर के द्वारा कराया गया था और उसमें लोग जो है स्वतंत्रता यानी आज़ादी के लिए लोग दोस्तों वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इनका सभा चल रहा था और उसमें जो है जितने लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर गोली चलवा दी गई थी। जितने लोग थे वहाँ पे उसमें से लगभग सभी लोगों को मार दिया गया था और चारों तरफ से वो जलियांवाला बाग जो था चारों तरफ से गेट बंद करके दोस्तों गोली चलाई गई थी ताकि लोग भाग ना सकें। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग मारे गए थे जो अंग्रेज के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों को याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखता है। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। तो देखो दोस्तों, ये भी जानकारी निकल के आती है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसी समय भारतीय झंडे का निर्माण हुआ था। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आज़ादी के लिए इस झंडे का प्रयोग किया गया था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, तो देखो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक किताब लिखी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों कौन सी किताब लिखी थी? भारत की खोज एक किताब थी जिसमें उन्होंने लिखा था यह बाहर से थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता, देखो दोस्तों, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक और विचार दिया गया था कि अनेकता में एकता। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होता है वो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे अभी तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। तो आज हमने एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को ख़त्म किया दोस्तों, और इसके पहले पार्ट 1 को मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो आज मैं इसी सीरीज़ में पार्ट 2 को ख़त्म किया। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और हम अगला वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।